हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 4 जुलाई का 2025। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार टॉपिक। फर्स्ट इज यूएस इंपेरियलिज्म अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। क्या यूएस इंपेरियलिज्म वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है? ये एक उभरता हुआ नया टॉपिक है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से यूएस इंपेरियलिज्म कैसे दिखाई दे रहा है। सेकंड टॉपिक इज कैन द सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट ने कोई लॉ पास किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको हॉल्ट कर सकता है? जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज वर्ल्ड वुड अ न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है उससे स्टेबिलिटी आएगी कि न्यूक्लियर वेपन आने से डिस्टेबिलिटी आएगी? तो सीधे सीधे ये एक डिबेटेबल टॉपिक है जो इस साल सीधे सीधे आपको मेंस में देखने के लिए मिल सकता है। एंड फोर्थ इज पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर स्टॉक टेक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ आता है? जीएस पेपर 3 में आता है। अब ये चारों टॉपिक जो देख रहे हो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 जो है वो प्रीलिम्स के लिहाजे से भी ये सेकंड नंबर टॉपिक कैन द सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट, ये आपके प्रीलिम्स के लिहाजे से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज पूरा लेक्चर देखने के बाद जो भी नए नए कीवर्ड्स आपने सीखे, एटलीस्ट वन कीवर्ड आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा कीवर्ड आज आपको सीखने के लिए मिला, आपकी वोकेबलरी जो है वो कैसे इंप्रूव हो रही है। इज यूएस इंपेरियलिज्म अ थ्रेट टू द वर्ल्ड? क्या यूएस का इंपेरियलिज्म वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है? तो पहले हो सकता है इंपेरियलिज्म वर्ड ही आप पहली बार सुन रहे होगे, तो इसको मैं बताऊंगा कि क्या है। कंटेक्स्ट क्या है? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वापस से इलेक्ट होने के बाद, यूएस जो है अपना सिकंजा कस रहा है, अपनी मनमानी जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा है। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है मिस्टर ट्रंप का पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिका फर्स्ट रहेगा, मतलब अमेरिका के बारे में ही हम सोचेंगे, बाकी कंट्रीज के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी जो इनके इवन एलाइज हैं, एलाइज मतलब फ्रेंड है, फ्रेंड्स को भी और ज्यादा स्क्वीज कर रहे हैं, मुट्ठी में रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दबा के रख रहे हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से दिख रहा है। ही इज ट्राइंग टू रिवाइव द यूएस डोमिनेंस एंड हेजमनी। यूएस का डोमिनेंस रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह ये बोल रहे हैं कि ये वार उन्होंने रुकवाया, वो वार उन्होंने रुकवाया। यूएस का डोमिनेंस और हेजमनी को रिवाइव, जो यूएस डोमिनेंट हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, उसको वापस ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपीरियलिज्म क्या होता है? यूएस का इन्फ्लुएंस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है या किसी भी कंट्री से रिलेटेड, उसका इन्फ्लुएंस अगर बढ़ रहा है ना, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाहे वो मिलिट्री तरीके से बढ़े, इकोनॉमिक तरीके से बढ़े, पॉलिटिकल तरीके से बढ़े, उसको हम क्या बोलते हैं? हेजमनी बोलते हैं। ही इज ट्राइंग टू रिवाइव द यूएस डोमिनेंस एंड हेजमनी। रिसेंट एग्जांपल्स क्या है? द यूएस स्ट्राइकिंग इरानियन न्यूक्लियर साइट्स ड्यूरिंग द इजराइल ईरान वॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। यूएस ने क्या किया है? ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे क्या किया है? स्ट्राइक किया है इजराइल ईरान वॉर के टाइम पे, जिससे कि इंटरनेशनल लॉ क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। हिस्टोरिकल रेफरेंस टू इराक एंड अफगानिस्तान इंटरवेंशन अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी बट सीन ग्लोबली एज इलीगल ऑक्यूपेशन। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी हैं इराक और अफगानिस्तान के इंटरवेंशन के, जहां यूएस ने डायरेक्टली इंटरवीन किया था इराक में जब सदाम हुसैन हुआ करते थे, और अफगानिस्तान में तो किया ही था 2001 से लेकर के 2021, जब 9/11 अटैक हुआ था यूएस पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तब से लेके 20 साल यूएस की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर रही हैं, तो उसको भी यहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन की तरफ से देखा जाता था। करंट यूएस अप्रोच क्या है? नेचर ऑफ इंपीरियलिज्म क्या है? यूएस जो इंपीरियल हो रहा है उसका नेचर क्या है? यूएस बाईपासेस द यूएन एंड इंटरनेशनल लॉ। यूनाइटेड नेशन को बाईपास कर रहा है, यूनाइटेड नेशन को। अग्रेसिव यूनिलैटरलिज्म का मतलब ये होता है जो मर्जी वो अकेले करेंगे। अग्रेसिव तो समझते ही हो, यूनि मतलब सिंगल, लैटरलिज्म मतलब अकेले निकल पड़ा है, जो मर्जी वो कर रहा है। यूनाइटेड नेशन का लॉ को बाईपास कर रहा है, इंटरनेशनल लॉज को बाईपास कर रहा है। ईरान पे डायरेक्टली उसने अभी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया, ये नंबर वन। अमेरिका फर्स्ट प्रायोरिटीज लगा के यूएस इंटरेस्ट ओवर एलाइज एंड नॉर्म्स। यूएस का इंटरेस्ट ज्यादा थोप रहा है अपने दोस्तों पे भी, यूएस का इंटरेस्ट ज्यादा थोप रहा है ना। मिलिट्री इंटरवेंशन लैक ब्रॉड ग्लोबल सपोर्ट। वो जो भी मिलिट्री इंटरवेंशन ले रहा है वो ग्लोबल सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है। पोस्ट 95, पोस्ट 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था,
वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वर्ल्ड में जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर था, वर्ल्ड में जिस तरह का नॉर्म्स था, वर्ल्ड में जिस तरह का रूल था, है ना, उस सारी चीजों को यूएस अभी थोड़ा सा डिटर कर रहा है। डिटर क्या मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, वर्ल्ड में पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में जिस तरह का सिस्टम चलता है, जिस तरह का रूल्स चलता है, जिस तरह का लॉज चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। अगर हम बहुत पहले एंशियंट हिस्ट्री से बात करें, 1648 से वेस्टफेलियन सिस्टम आया था, मतलब सॉवरेन स्टेट बनने लगे थे। सॉवरेन नेशन स्टेट जो आज आप देख रहे हो, यूएस हो गया, जापान हो गया, या खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जापान को छोड़ भी दें तो यूरोपियन कंट्रीज में सॉवरेन स्टेट बने। फिर एज ऑफ रेवोल्यूशंस आया, है ना, अलग अलग कंट्रीज में, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां डेमोक्रेसी की बातें हुई, लेजिटिमेसी की बातें हुई, लिबरल वैल्यूज की बातें हुई। वर्ल्ड वार वन के बाद आइडियलिज्म आया। आइडियलिज्म हर कंट्री का अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है। पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद से क्या हुआ, वर्ल्ड बाईपोलर हो गया, एक तरफ कम्युनिस्ट यूएसएसआर, एक तरफ कैपिटलिस्ट यूएस। तो ये सारा टॉपिक्स आप कब पढ़ते हो, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, तो ये सब डिटेल में पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पे, जो कि यूपीएससी के लिए काम आता है। ठीक है, 1991 के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर जो है वो टुकड़े टुकड़े में बट गया, छोटे छोटे कंट्रीज में बट गया, और वर्ल्ड क्या हो गया, यूनिपोलर। वर्ल्ड में किसका डोमिनेंस हो गया, यूएस। वही डोमिनेंस जो है वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप एरा मार्क्ड बाय लेस स्ट्रैटेजी। ट्रंप जो है यहाँ स्ट्रैटेजी नहीं दिखा रहे हैं, ज्यादा इंपल्सिव पावर यूज दिखा रहे हैं। पावर का यूज इनका ज्यादा इंपल्सिव है। टैरिफ बढ़ा देंगे 300%, 400%, ईरान पे अटैक कर देंगे, जो मर्जी आएगा वो बोल देंगे। तो यहाँ पे यही सब दिखाई दे रहा है, ज्यादा रेकलेस, रेकलेस मतलब केयरलेस जो है अप्रोच दिख रहा है। रिएक्टिव मिलिट्री एक्शंस दिख रहे हैं टू रीअसर्ट लीडरशिप, अपने लीडरशिप को, यूएस के लीडरशिप को रीअसर्ट, वापस से असर्ट करने के लिए। ग्लोबल पावर शिफ्ट्स एंड राइवलरी, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से अभी कंपेयर करें तो ग्लोबल पावर शिफ्ट में क्या क्या हो रहा है। अभी के टाइम पे यूएस चाइना राइवलरी निकल के सामने आई है। यूएस चाइना, यूएस जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री है, चाइना जो है वो सेकंड टॉप मोस्ट कंट्री है व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी। इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में चाइना भी बहुत सारे डोमेन में आगे है। यूएस जो है इन्फ्लुएंस में आगे है, वेस्टर्न कंट्रीज उसके अलाइज हैं। धीरे धीरे चाइना भी यूएस के काफी क्लोज आ चुका है, जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर मतलब नेशनल पावर जो कि हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, सब चीजों को कंबाइन करके जो पावर बनता है, उसमें यहाँ पे यूएस के बहुत करीब आ गया है चाइना। और दोनों जो है, दोनों का अपना विचार जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो एक नया कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन दिख रहा है, शेप हो रहा है कि शायद नया कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बन सकता है। यूएस का एडवर्सरी तब रशिया था, यूएस का अब ज्यादा बड़ा एडवर्सरी जो है वो चाइना है। हेजमनी का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। हेजमनी मतलब होता है डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब लीडरशिप। यूएस और चाइना दोनों चाह रहे हैं कि उनका लीडरशिप चले, उनका सिक्का चले पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबल अलाइनमेंट्स चेंज हो रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशन वगैरह क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल बाइपोलैरिटी, स्ट्रक्चर में, पूरे वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में बाइपोलैरिटी दिख रही है। कंट्रीज या तो यूएस की साइड ले रहे हैं या तो चाइना की साइड ले रहे हैं, या यूएस और चाइना दो पोल बन के उभरते हुए दिखाई दे रही हैं। जो रीजनल पावर्स हैं, इनसे छोटे पावर जो है यूएस और चाइना के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेप्ट करें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, है ना, फेस रिड्यूस्ड एजेंसी। इनका एजेंसी कम हो गया। एजेंसी मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर कम हो गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजेंसी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये डिसीजन मेकिंग पावर ये यूएस और चाइना पे डिपेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूएस ने अभी ईरान पे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया, हमने यूएस को कंडेम नहीं किया, तो हमारा एजेंसी जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एजेंसी एक ऐसा कीवर्ड है जिसको बार बार यूज किया जाता है, चाहे विमेन के कंटेक्स्ट में, चाइल्ड के कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल विमेन जो है इंडिया में या कहीं भी, विमेन अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, अपने डिसीजन खुद लेने लगती हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ विमेन एजेंसी जो है वो इंप्रूव हुआ है। वैसे यहाँ कंट्रीज का जो थोड़े मिड पावर हैं, उनका एजेंसी जो है वो रिड्यूस हुआ है। बाइपोलर वर्ल्ड कुड फोर्स कंट्रीज टू पिक साइड्स। जैसे जैसे वर्ल्ड और पोलराइज होते जाएगा, वहां पे बाकी कंट्रीज जो है वो साइड लेना शुरू कर देंगे, कि है ना, कि यूएस की तरफ जाना है कि चाइना की तरफ जाना है। उनका स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी कि हम किसी की साइड नहीं जाएंगे, वो और ज्यादा लिमिट होते जाएगा, और बैलेंसिंग रोल प्ले करने का एबिलिटी जो है वो भी और ज्यादा
लिमिट होते जाएगा कि हम और ज्यादा बैलेंसिंग रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम एंड रीजनल पावर्स, इरोजन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म का इरोजन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के लॉ को सीधे सीधे यूएस बाईपास कर दे रहा है। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से यूएस एग्जिट हो जा रहा है। रिजल्ट इज मोर एनार्किक एंड अनप्रिडिक्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर, द वर्ल्ड जो है और ज्यादा एनार्किक, एनार्किक मतलब जहां कोई रूल ही नहीं है, और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है। अब रीजनल पावर्स जैसे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि हमें यूएस का साथ रहना है, चाइना का साथ देना है, किस कंट्रीज की तरफ जाना है। यूएस के साथ हमारा क्वाड फॉर्मेशन चलता है, चाइना के साथ हम लोग ब्रिक्स के मेंबर हैं, चाइना के साथ हम लोग एससीओ के मेंबर हैं। इंडियाज ग्रोइंग अलाइनमेंट विद द यूएस, हमारे यूएस के साथ क्वाड का फॉर्मेशन है। क्वाड मतलब 4 कंट्री, जिसमें इंडिया भी आता है, जिसमें जापान भी आता है, यूएस भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ये 4 कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं, क्वाड। और डिफेंस टाइज, यूएस के साथ हमारे बहुत सारे डिफेंस अग्रीमेंट है, तो यूएस के साथ भी हैं, बट सीधे सीधे यहाँ चाइना के साथ भी होने वाली बात दिख रही है। अभी अगर हम बात करें कि अगर यूएस के साथ जितना ज्यादा हम दिख रहे हैं, तो हमारा जो एक्ट है, इंडिपेंडेंट एक्ट, कि हम ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के चैंपियन हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, उनको कोविड में वैक्सीन देते हैं, उनके यहाँ डिजास्टर पे हम लोग पहुंचते हैं, उनके यहाँ बाकी डेवलपमेंट के काम के लिए, एजुकेशन के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो जो है हमारी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती है। अभी रिसेंट इवेंट में बात करो, इंडिया डिड नॉट कंडेम यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान, ईरान के ऊपर हमने स्ट्राइक कंडेम नहीं किया, जबकि ईरान के साथ हमारा अच्छा कोऑपरेशन है। ईरान के साथ हम लोग छाबार पोर्ट बनवा रहे हैं ईरान में, जो कि हम यूज करेंगे ट्रेड और बाकी फैसिलिटीज के लिए। इंडिया डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द स्टेटमेंट क्रिटिकल टू यूएस इजराइल, यूएस और इजराइल का अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट थे एससीओ में, एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान भी है, ये सारी कंट्रीज है, वहां पे यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में जो भी क्रिटिकल स्टेटमेंट यूज किए गए, हमने अपने आप को वहां से डिस्टेंस कर लिया, मतलब हमने यूएस और इजराइल के खिलाफ कुछ बोला नहीं। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ही शहंशाह है, एक ही बादशाह है, एक ही राजा है, एक ही कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, दैट इज यूनिपोलर। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 में, तब एक ही शहंशाह दिख रहा था, और वो क्या था, यूएस था, है ना, फॉर सम टाइम, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। फिर धीरे धीरे चाइना इमर्ज होने लग गया। जैसे ही यूएस पे 9/11 अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक, यूएस का बादशाहत जो है कम होने लग गया था। बाइपोलर का मतलब जहां 2 कंट्रीज हैं, 2 सिस्टम है, दोनों की बादशाहत है, एक तरह से दोनों बादशाहत के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, चाइना हो गया, पहले यूएस था, रशिया था। और मल्टीपोलर मतलब जहां बहुत सारे पावर जो हैं वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, किसी 1-2 कंट्री का सिक्का नहीं चल रहा। तो ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड यूनिपोलर होगा तो यूएस डोमिनेटेड होगा या चाइना डोमिनेटेड होगा, हमारा वहां कुछ नहीं है। वर्ल्ड अगर बाइपोलर होगा तो भी यूएस और चाइना के बीच में कंटेस्ट होगा, हमारा यहाँ भी कुछ नहीं है। अगर वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा तभी ही इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे जो कंट्रीज हैं इनको रिकॉग्निशन मिलेगा। हम एक अपने हिसाब से हम डिसीजंस ले पाएंगे, हमारा एजेंसी जो है इंप्रूव रहेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, बाइपोलर वर्ल्ड होगा तो हम देखते रह जाएंगे, हमें बस हमारे लिए डिसीजन ले लिया जाएगा, हम एक बाई स्टैंडर की तरह रह जाएंगे या एलाइज की तरह रह जाएंगे। एलाइज मतलब दोस्त हैं, बट ठीक है, जो सामने वाला कर रहा है वो हमें करना है, वैसा ही हम रह जाएंगे, है ना। ग्लोबल साउथ की बात करें तो ये एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ब्रांड लाइन बोलते हैं जिसको। इसके ऊपर जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल नॉर्थ है। नॉर्थ वाली कंट्रीज मतलब ये सारी कंट्रीज वैसी कंट्रीज हैं जो मेनली इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और नीचे जो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ है, मतलब इसमें डेवलपिंग नेशंस है, पुअर नेशन है, लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशन। ये लाइन यहाँ के घूम जाती है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉर्थ का पार्ट बन जाता है। आप बोलोगे चाइना, चाइना धीरे धीरे, ये लाइन आज की नहीं है, 30-40 साल पुरानी है। चाइना जो है धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन रहा है, बट अभी भी उसको हम किसका पार्ट मानते हैं, ग्लोबल साउथ का ही पार्ट मानते हैं। क्वाड के बारे में मैंने आपको बताया, क्वाड 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज का एक कोलैबोरेशन है, एक तरह से स्ट्रैटेजिकली डायलॉग इसमें होता है कि हमें चाइना को कैसे कंट्रोल करना है। देखो ये जो कंट्री है वो कौन है, चाइना। चाइना को इस पूरे रीजन में कैसे कंट्रोल करके रखना है, चाइना के हेजेमनी को काउंटर करना है, चाइना बाकी कंट्री को परेशान नहीं करे वो काम करना है, सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना है, टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप करना है ना, ओपन सी लेन्स रखना है। ये सारा काम हमने क्वाड के लिए बनाया है, क्वाड का यही सब मेन काम है।
रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना, चाइना के कोअर्सिव एक्शंस को रोकना। आंसर में बहुत ज्यादा हमें चाइना चाइना नहीं करना है, बट आंसर में हमें ये सारी चीज, ये सारा ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है ना। कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है ये, बट सी लेन्स को ओपन रखना, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप करना, ये सब जो है ये क्वाड का फॉर्मेशन का वजह थे। अब इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? इंडिया फेसेस सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान के साथ भी सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है यूएस, रशिया और फ्रांस के साथ धीरे धीरे और बढ़ा है और ज्यादा नेसेसरी भी है। ओवर अलाइनमेंट विद द यूएस हाउ ओवर ब्रिंगिंग रिस्क। यूएस के साथ अगर हम ज्यादा अलाइनमेंट रखते हैं तो हमारे लिए रिस्क बढ़ता है। यूएस पुलिस की तरह है, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, सुना है ना आपने, वैसा ही कुछ यूएस सन की तरफ है, सूरज की तरफ है ना, कि अगर आप बहुत दूर यूएस से रहोगे तो अंधेरे में रहोगे, बहुत पास आओगे तो जल जाओगे। यूएस से एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है। यूएस में ट्रीट इंडिया एज अ सबऑर्डिनेट एलाई। यूएस हमेशा से पाकिस्तान को एक जूनियर एलाई की तरह ट्रीट करता आया है ना, एक जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करता आया है। यूएस इंडिया को भी एक सबऑर्डिनेट एलाई की तरह ट्रीट कर सकता है, बट हम कभी कभी जूनियर पार्टनर बनना नहीं चाहे। इट लिमिट्स इंडियाज एबिलिटी टू लेवरेज फोरम। अगर हम यूएस के बहुत क्लोज रहते हैं तो ब्रिक्स में हमारा कोऑपरेशन कम हो जाएगा, एससीओ में हमारा कोऑपरेशन कम हो जाएगा। और ब्रिक्स और एससीओ का पर्पस क्या है? वेस्टर्न डोमिनेशन को कम करना, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज का भी एक अपना काउंटर फोरम बनाना। हमारा नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी कम होता है, मल्टी अलाइनमेंट का पॉलिसी कम होता है अगर हम यूएस के साथ बहुत ज्यादा ही क्लोज चले जाते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। हमें क्या करना है? नॉन अलाइंड रहना था, मतलब किसी कंट्री की तरह परमानेंटली अलाइंड नहीं होना है, या मल्टी अलाइंड मतलब सबके साथ हम कोऑपरेशन बना के रखेंगे, ऐसा हमारा जो है फॉरेन पॉलिसी है। एससीओ क्या है? एससीओ के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, यहाँ पे भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है एससीओ के बारे में। 10 कंट्रीज जो है वो एससीओ की क्या है? मेंबर है। पहले एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 कंट्रीज थी, जब शंघाई 5 बोला जाता था, फिर उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान ऐड हुआ, फिर ईरान ऐड हुआ, और लास्ट में अभी लास्ट ईयर बेलारस ऐड हुआ है। प्रीलिम्स के लिए अगले साल प्रीलिम्स के लिए आपके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हाईली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस साल मेंस के लिए आपके लिए एससीओ के मेंबर्स हाईली इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिक्स, एससीओ एंड अल्टरनेटिव टू यूएस डोमिनेंस। यूएस डोमिनेंस का अल्टरनेटिव कौन है? ब्रिक्स है, एससीओ है। ब्रिक्स में पहले 5 कंट्री थी, नई 5 कंट्रीज और ऐड हो गई हैं ब्रिक्स में। एससीओ इज डोमिनेटेड बाय चाइना एंड हैज लिमिटेड यूटिलिटी फॉर इंडिया। एससीओ का जो यूटिलिटी है वो इंडिया के लिए क्या है? बहुत ज्यादा लिमिटेड है ना, क्योंकि चाइना यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है? उतना अच्छा नहीं है, और एससीओ में चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू यूएस हेजमनी रिक्वायर्स मोर देन मेंबरशिप। यूएस हेजमनी अगर हमें चाहिए तो सिर्फ मेंबरशिप से काम नहीं चलेगा। इट डिपेंड्स वोकल यूनाइटेड पोजीशन ऑन सॉवरेनिटी एंड एग्रेशन। सॉवरेनिटी एंड एग्रेशन पे क्या चाहिए? वोकल और यूनाइटेड पोजीशन हमें चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड रिकमेंडेशन। इंडिया के लिए क्या है? मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी एज मच एज पॉसिबल। हमें स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस रहना है, किसी कंट्री की तरफ परमानेंट अलायंस हमें नहीं दिखा के रहना है। बाकी जो भी मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ हमें अपने रिलेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। ब्रिक्स और G20 जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करना है, और यूज किस लिए करना है? कि हम अपना पोजीशंस को इंडिपेंडेंटली आर्टिकुलेट कर पाए। आर्टिकुलेट करना मतलब हम लोग अच्छे से अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाए बाकी दुनिया के सामने। ग्लोबल साउथ के लिए क्या होगा? यूनाइट ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, ट्रेड, डेट, क्लाइमेट, डेवलपमेंट, इन सब पे हम यूनाइट हो पाए। एंड रेसिस्ट ग्रेट पावर डोमिनेशन। ग्रेट पावर डोमिनेशन को क्या कर पाए? रेसिस्ट कर पाए। पुश फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, अभी जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसके सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वीटो लगाते हैं, तो ये क्या है? एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा काम नहीं कर पा रही, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। तो हमें रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म के लिए पुश करते जाना है। मल्टीपोलरिटी को और ज्यादा इंकरेज करना है, जहां सिर्फ यूएस चाइना का डोमिनेंस नहीं रहे, बहुत सारी कंट्री अपना इंडिपेंडेंट पावर को क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए। G20 में पहले कितनी कंट्रीज थी? पहले कितने मेंबर्स थे? G20 में पहले मेंबर्स थे 20, अभी G20 में मेंबर्स हैं 21, बट कंट्रीज है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, जो कि इंडिया ने डलवाया था जब इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप थी 2023 में। G7 में 7 कंट्रीज हैं, ये पुरानी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। ये कभी G8 हुआ करता था जब रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था। रशिया को इन लोगों ने निकाल दिया जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था पहली बार,
2014 में यूक्रेन के पास एक प्लेस था क्रीमिया, जिसको रशिया ने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया, तो इन लोगों ने रशिया को निकाल दिया, तो G7 बन गए। उसके पहले G8 था, और G7 में ये 7 कंट्रीज हैं, G8 में रशिया भी आ जाता है। G20 बोलें तो ये सारी के सारी 20 कंट्रीज कहाँ आ जाएंगी, G20 में आ जाएंगी, जिसमें टर्की भी आ जाता है, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। ये सारी कंट्री क्या हैं, टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। इनका इकोनॉमिक पावर जो है वो बहुत बड़ा है, ये 20 कंट्रीज का है ना, तो इसलिए यहाँ पे G20 बना हुआ है। तो अब ये सारे मेंबर्स आपको याद रहने चाहिए, ये मेंबर्स याद रखने बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप हर कंटिनेंट वाइज देखो, है ना। अगर आप साउथ अमेरिका देखोगे तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़े कंट्री आपको कौन से दिखेंगे, ब्राजील, और कौन सा दिखेगा, अर्जेंटीना। लो, ब्राजील भी है, और साथ में क्या है आपका, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा अगर अफ्रीका देखोगे तो अफ्रीका में जिसका सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्री कौन है, सिर्फ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। आप और उसके अलावा क्या देखोगे, टर्की जो है, टर्की का भी इकोनॉमिक पावर अच्छा है। सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह में सऊदी अरेबिया का अच्छा है। यूएस के नीचे कंट्री कौन है, मैक्सिको, मैक्सिको का भी अच्छा है, ठीक है। चाइना तो रहेगा ही, इंडिया तो रहेगा ही। इंडोनेशिया का भी इकोनॉमिक पावर पूरे आसियान कंट्रीज में सबसे अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया तो इतना बड़ा सीधे सीधे क्या है, एक कंटिनेंट ही है। साउथ कोरिया का भी इकोनॉमिक पावर अच्छा है। तो अच्छे इकोनॉमिक पावर वाली कंट्रीज जो है इसका सीधे सीधे मेंबर है। कंक्लूजन क्या है, हैप्पी मॉन जैकब ने ये आर्टिकल एक तरह से लिखा है द हिंदू के लिए। उनका कंक्लूजन क्या बोलते हैं वो, ये आईआर के एक्सपर्ट रह चुके हैं, आईआर के एक्सपर्ट हैं, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं। द प्रॉब्लम विद हैविंग टू पोल्स, पोल्स मतलब पावर सेंटर, यूएस लेड पोल एंड चाइना लेड पोल, is that rising powers such as India, Brazil, South Africa tend to have less agency. What is probably more useful is a multipolar world order. ज्यादा यूजफुल इंडिया के लिए क्या होगा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। For countries like India, navigating this environment demands a nuanced approach, prioritizing strategic autonomy, leveraging multilateral forum and championing the interest of global south. Global south के इंटरेस्ट को चैंपियन करना है to shape a more equitable and stable world order. टॉपिक नंबर 2, कैन द सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो पूरी कहानी इसकी सुन लो क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट, कैन अ सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का असेंबली, है ना, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल असम स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट, कोई भी स्टेट अगर कोई लॉ पास करता है, लॉ पास करता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को हॉल्ट कर देगा? आप बताइए, हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेट अगर लॉ पास करता है, हॉल्ट मतलब क्या, उसको रोक देगा? अपने आप नहीं रोक पाएगा। स्टेट का भी अपना कुछ पावर है। स्टेट क्या है, लेजिस्लेचर है ना। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप पढ़ते हो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो लेजिस्लेचर, उसमें आप पढ़ते हो एग्जीक्यूटिव, उसमें आप पढ़ते हो जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबका अपना क्या है, पावर है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है उसका जो भी लॉ पास करेगा, जुडिशरी उसको क्या करेगा, सारे लॉ को हॉल्ट नहीं कर सकता। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर मेंटेन कर सकता है। चेक्स एंड बैलेंसेस, अगर लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाले लॉ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देना, मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना। तो लेजिस्लेचर का जो भी बनाया हुआ लॉ है, जुडिशरी उसको एनालाइज कर सकता है ना, जुडिशरी उस पर रिव्यू कर सकता है, लेकिन उसको हॉल्ट कर दे हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी एक केस है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जहां छत्तीसगढ़ ने लॉ बनाया था, है ना, और वो लॉ क्या था, छत्तीसगढ़ में माओइज्म की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम ज्यादा है, जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम भी बोलते हैं। वहां नक्सलाइट्स लोग रहते हैं जो कि पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरा पुलिस से, आर्मी से, सबसे लड़ते रहते हैं, पूरे एरिया पे डोमिनेंट बने रहना चाहते हैं। तो एक बार छत्तीसगढ़ ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग को ही गन थमा दिया था, है ना। उनकी एक छोटी सी पुलिस की टीम बना दी थी, छोटी सी क्या, बड़ी सी पुलिस की टीम बना दी थी गन लेके, कि देखो बहुत सारे पुलिस वाले हमारे पास कम है, तो लोकल लोगों को ही थोड़ा बहुत ट्रेन करके गन दे दिया गया कि तुम ही लोग क्या करो, माओइज्म से लड़ो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सलवा जुड़ुम करके एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। सलवा जुड़ुम के ऊपर, है ना,
पूरा पूरा जब सलवा जुडुम चल रहा था तो इसकी बात, इसकी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची, है ना। यहाँ पे उसके अगेंस्ट में केस किया गया कि सलवा जुडुम जो है गलत है, लोकल लोगों को कैसे हम बिना पुलिस ट्रेनिंग के, बिना अच्छे से इफेक्टिव ट्रेनिंग के गन पकड़ा सकते हैं। ठीक है, तो सलवा जुडुम की इन्फॉर्मेशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं, सलवा जुडुम जो है वो सही चीज नहीं है। फिर क्या किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पूरा पूरा लॉ ही पास कर दिया, है ना। लॉ में उनको बोला कि चलो ये फ्रंट पे नहीं रहेंगे, सलवा जुडुम वाले लोग पीछे रहेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, है ना, और डायरेक्टली जब कोई लड़ने के लिए आ जाए तभी लड़ेंगे। तो ये पूरा 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 जो मैटर है, ये पूरा पूरा मैटर लिखा हुआ है नंदिनी सुंदर का, और इनका बुक है द बर्निंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्योंकि सलवा जुडुम और ये बस्तर रीजन जो है पूरा पूरा फॉरेस्ट में ही आता है। इन हर बुक द बर्निंग फॉरेस्ट, इंडियाज वॉर इन बस्तर, इंडिया का वॉर बस्तर में, ये लिखती हैं नंदिनी सुंदर एट्रीब्यूटेड द 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इन्होंने एक केस किया था और केस का पूरा नाम था नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। Held that passing a new state law on a matter already ruled upon does not amount to contempt unless it violates constitutional norms। अगर एक नया स्टेट लॉ पास होता है ना, पासिंग अ न्यू स्टेट लॉ ऑन अ मैटर ऑलरेडी रूल्ड, कोई मैटर ऑलरेडी रूल्ड किया गया है उस पर अगर नया स्टेट लॉ पास होता है तो उसको हम कंटेम्प्ट नहीं बोलेंगे, अनलेस इट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, बट जुडिशियल रिव्यू की भी अपनी बाउंड्रीज है। जुडिशरी ऐसा नहीं है कि हमेशा लेजिस्लेचर के ऊपर सुप्रीमेसी दिखाता रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर है सबके ऊपर। सलवार जुडुम हब, ये छत्तीसगढ़ देख रहे हो आप, छत्तीसगढ़ का मैप है, इधर एमपी है, इधर झारखंड है। छत्तीसगढ़ में सिटीज हैं या एरियाज हैं, आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट्स। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और बस्तर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, किसके लिए, नक्सलिज्म के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए। यहाँ पे सलवा जुडुम नाम का एक सिविलियन मिलिशिया मूवमेंट चलाया गया था, सिविलियन को बंदूक दे दिया गया था। पुअरली ट्रेन्ड विलेजर्स वेयर आर्म्ड एंड डेजिग्नेटेड एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया था। नंदिनी सुंदर ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन। रिट पिटीशन मतलब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है लोगों का, वैसा वाला पिटीशन इन्होंने सीधे सीधे फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एलेज दैट यूजिंग सिविलियन विजिलेंट लेड टू सीवियर ह्यूमन राइट वायलेशन, क्योंकि सिविलियंस अगर यहाँ सीधे सीधे बन उठाएंगे तो उनका भी ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, वो किसी को मार भी सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लोगों का, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कि फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, किसी को गन क्यों दिया गया भाई, है ना, एंड राइट टू लाइफ जो है वो सीधे सीधे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, जहां पे इनएडिक्वेटली पेड एंड इल ट्रेन्ड एसपीओ, एसपीओ मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में यूज किए जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ एसपीओ जो है ये कम ट्रेनिंग के साथ इनको लगा दिया गया था काम में। द कोर्ट ऑर्डर द स्टेट टू रिकॉल ऑल फायर आर्म्स इशूड टू एनी ऑफ द एसपीओ, पुलिस ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी एसपीओज हैं उनको जो भी फायर आर्म दिया गया है, बंदूक दिया गया है, उनको वापस बुला लिया जाए। द ऑर्डर सेड दैट द स्टेट शैल टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ एनी ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने बोला कि स्टेट जो है वो सारे मेजर्स लेगा, है ना, कि ऐसा ऑपरेशन नहीं करे, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सलवा जुडुम, खाली सलवा जुडुम में नहीं और कोई भी ऑपरेशन में सिविलियंस का जो पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए। अब देखो, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसके ऊपर एक नया लॉ पास कर देता है। लॉ का नाम होता है छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट 2011। दिस लॉ ऑथराइज द क्रिएशन ऑफ एन ऑक्सिलरी फोर्स, एक अलग से फोर्स बनाने का इस लॉ ने मेंशन कर दिया। ये लॉ ने अलग से मेंशन किया कि एक रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये वाले फोर्सेस, ऑक्सिलरी फोर्सेस जो हैं क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसमें, इंसर्जेंसी, माओइज्म, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, विथ स्पेसिफिक प्रोविजन टू एड्रेस द कोर्ट अर्लियर कंसर्न, जिससे कोर्ट का जो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट नहीं हो। ऑथराइज्ड ऑक्सिलरी फोर्सेस फॉर नॉन फ्रंट लाइन असिस्टेंस, फ्रंट लाइन पे नहीं खड़े रहेंगे बट नॉन फ्रंट लाइन का असिस्टेंस देंगे, है ना। कोर्ट ने यही बोला था कि बंदूक मत दो, तो फ्रंट लाइन पर असिस्ट नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे। इंश्योर्ड सच पर्सनल वुड नॉट बी डिप्लॉयड इन डायरेक्ट कॉम्बैट, डायरेक्टली ये लोग लड़ने नहीं जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इन्होंने जब लॉ बनाया तो माना, और बोला कि इन जो भी ऑक्सिलरी फोर्सेज होंगे इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी का स्क्रीनिंग किया जाएगा, किसी को भी भर्ती नहीं कर लिया जाएगा। फिर से ये लॉ जो बना उसको वापस से चैलेंज किया गया, है ना, एज बीइंग इन द वायलेशन ऑफ 2011 जजमेंट लीडिंग टू द कंटेम्प्ट पिटीशन, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है
स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना के, लेजिस्लेचर ने लॉ बना के उस ऑर्डर का वायलेशन किया है, तो एक तरह से ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्या होता है? कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन, जिसमें दो तरह का कंटेम्प्ट आता है, एक को बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट, एक को बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि चलो कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर दिया, विलफुली किया, विलफुली डिसओबे कर दिया। सिविल कंटेम्प्ट में बहुत ज्यादा सजा नहीं मिलती है, बट मिलती है। बट क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया और इससे कोर्ट का जो अथॉरिटी है वो डिग्रेड हो रहा है ना, कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, कोर्ट को लोअर नीचा दिखाया जा रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफियर किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफियर किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का काम क्या है? जस्टिस देना। कोर्ट का ऑर्डर नहीं पूरा करना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफियर करना। तो ये सब हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और ये क्या हो गया? सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब विलफुल डिसोबीडियंस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब विलफुली तो डिसोबे नहीं कर रहा है, बट विलफुली करने के साथ साथ स्कैंडलाइज भी कर रहे हैं, कोर्ट को नीचा भी दिखा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पिटीशन को डिसमिस कर दिया, बोला कि ऐसा कोई कंटेम्प्ट नहीं हो रहा है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑल 2011 डायरेक्शंस वेर फुल्ली इंप्लीमेंटेड, कि हमने जो जो डायरेक्शन दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट भी किया है और उस पर रिपोर्ट भी सबमिट किया है। और ये भी बोला कि देखो अब लॉ बन गया है, और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। तो लॉ एक कॉम्पिटेंट लॉ है, लॉ एक वैलिड लॉ है, लॉ को ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता। लॉ को तब खारिज किया जा सकता है जब लॉ कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है। इम्प्लीकेशन फॉर जुडिशियल ओवरसाइट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब बात ये हो रहा है कि जुडिशियल ओवरसाइट जरूरी है कि स्टेट लेजिस्लेशन जरूरी है? स्टेट जो भी लॉ बनाता है, स्टेट जो भी लॉ बनाता है, क्या उस पर जुडिशरी का ओवरसाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जुडिशरी ऊपर से देखना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एक्ट बना था 1996 में, सॉरी ये केस गया था। द कोर्ट एम्फेसाइज द सेपरेशन ऑफ पावर। कोर्ट ने बोला कि पावर जो है दोनों के सेपरेटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको री इन्फोर्स किया। इट एक्नॉलेज अ लेजिस्लेचर राइट। लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है उसका राइट है टू रिस्पॉन्ड टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशरी जो प्रोनाउंसमेंट देता है, ऑर्डर देता है, उसको रिस्पॉन्ड करना और नए और फ्रेश लॉज बनाना, जुडिशरी की बातों को इंक्लूड करते हुए, है ना। फर्दर मोड इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज अ सुपरवाइजरी बॉडी। कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के ऊपर एक सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है। कोर्ट तभी एक्ट करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई लॉ बने, तब उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है? डेमोक्रेटिक बैलेंस बने रहना जुडिशरी के अंदर और लेजिस्लेचर में, एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बने रहना। लीगल क्लैरिटी फॉर कंटेम्प्ट केस। कंटेम्प्ट केस कब होगा उसके लिए और ज्यादा पहले से क्लैरिटी आ गया। फ्यूचर लॉ मेकिंग के लिए स्टेट्स के लिए और ज्यादा गाइडेंस मिल गया। ये ब्रॉडर सिग्निफिकेंस हुआ इस पूरे केस का। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? कोई भी लॉ जब बनता है, लॉ पे अगर लोगों ने केस कर दिया कि देखो ये लॉ जो है हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इस लॉ को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 13 के हिसाब से अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो उस लॉ को इनकंसिस्टेंट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है पता है ना? राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू फ्रीडम, ये सब सारे किस में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे। 226 क्या कहता है? आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वहां जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। रिट पिटीशन कब फाइल होता है? जब आपका फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। इसके ऊपर केसेस भी हैं, जुडिशियल केसेस। केशवानंद भारती केस जो बहुत फेमस केस है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना। मिनर्वा मिल केस जहां जुडिशियल रिव्यू के ऊपर लिमिटेशंस दिखाया गया, पार्लियामेंट में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करेगा। तीनों का पावर क्या है? सेपरेटेड है ना। उस पे एक इंपॉर्टेंट सीधे सीधे जुडिशियल ऑब्जर्वेशन कौन सा हो गया? जो केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011। और भी केसेस हैं, राम जवाया कपूर केस, गोलकनाथ केस,
केस 1 अनंत भारती केस, ये सारे केस जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि एक डेलिकेट बैलेंस जो है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में बना रहना चाहिए। द कोर्ट देयरफॉर हेल्ड दैट unless and until it is first established that the statute मतलब law so enacted is in opposition to constitutional law or otherwise it cannot be struck down, कि अगर कोई लॉ बन रहा है, कुछ भी लॉ बनाया जा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है, तो उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन इन नंदिनी सुंदर वर्सेस छत्तीसगढ़ emphasizes judicial restraint and legislative autonomy। इस केस ने जुडिशियल रीस्ट्रेंट के बारे में बोला और लेजिस्लेटिव लॉ को और ज्यादा, लॉ बनाने वाले लेजिस्लेचर को और ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए बोला। इट रीइंफोर्सेस दैट एक्ट पास्ड बाय अ स्टेट कैन ओनली बी हॉल्टेड और डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय कोर्ट इफ दे एक्सप्लिसिटली वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट करेंगे तभी इनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, वुड और न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान स्टेबलाइजेस और डिस्टेबलाइजेस द मिडिल ईस्ट। देखो अब इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आर्टिकल में नैरेटिव भी है, काउंटर नैरेटिव भी है, आर्गुमेंट भी है, काउंटर आर्गुमेंट भी है। दो अलग अलग लोगों ने लिखा है। एक जने ये लिखते हैं कि न्यूक्लियर ईरान इज बेस्ट बेट फॉर पीस, पीस चाहिए तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने दो। दूसरे बोलते हैं नहीं नहीं, अगर न्यूक्लियर बना लेगा ईरान तो वर्ल्ड के लिए और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो हम लोग इस पूरे दोनों आर्टिकल्स को समझेंगे। इसमें ईरान न्यूक्लियर बनाएगा तो क्या फायदा है, इसमें बनाएगा तो क्या नुकसान है, दोनों को हम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ हमारा होगा न्यूक्लियर, अगर ईरान न्यूक्लियर बनाता है तो वर्ल्ड के लिए क्या होगा, और सेकंड हाफ क्या होगा कि अगर ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाता है तो क्या होने वाला है, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। The article discusses that although nuclear proliferation generally increases risk in the Middle East, a nuclear Iran could ironically reduce instability। न्यूक्लियर ईरान से क्या होगा, इनस्टेबिलिटी जो है सीधे सीधे रिड्यूस होती है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट पे चलते हैं। न्यूक्लियर ईरान इज बेस्ट बेट फॉर पीस, पीस चाहिए तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने दो, ऐसा एक आर्गुमेंट कहता है ना। न्यूक्लियर अगर बना लेगा ईरान तो रीजन में और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रीजन में और ज्यादा डेटरेंस आ जाएगा। डेटरेंस मतलब फिर ईरान पे इजराइल या कोई अटैक नहीं करेगा, तो ईरान भी सेफ फील करेगा। क्या फील करेगा? सेफ। डेटरेंस से आप क्या फील करते हो? सेफ। हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो हम क्या फील करने लगे? सेफ, कि हम पे चाइना वाइना अपने न्यूक्लियर से अटैक नहीं करेगा। ये देखो ईरान है, अब ईरान में जगह जगह पे क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां पे न्यूक्लियर अटैक होता है। की पॉइंट्स इन फेवर डेटरेंस थ्योरी, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स फॉर रिस्ट्रेंट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी। न्यूक्लियर वेपन्स क्या करते हैं? रिस्ट्रेंट के लिए और स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव क्रिएट करते हैं कि रुक जाओ, रिस्ट्रेंट, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो रिस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं। म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी, दोनों कंट्री का वल्नरेबिलिटी है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करे तो उसका भी वल्नरेबिलिटी है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करे न्यूक्लियर से तो हमारा भी है। तो न्यूक्लियर वेपन बहुत डेंजरस होता है, तो रिस्ट्रेंट क्रिएट करता है ना। चाहे वो यूएस और यूएसएसआर में हो, कोल्ड वॉर के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान में हो, या नॉर्थ कोरिया यूएस में हो। नॉर्थ कोरिया और यूएस, जब ट्रम्प साहब पहली बार आए थे उस समय नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बना रहा था, ये दिन भर नॉर्थ कोरिया को लेकर लड़ते रहते थे। एक बार नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, उसके बाद से ट्रम्प साहब को नॉर्थ कोरिया से कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ कोरिया को ट्रम्प साहब या यूएस से कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रेनिंग इजरायली एंड यूएस फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसराइल का एक्शन जो है वो कम होगा। यूएस फ्रीडम ऑफ एक्शन, जो यूएस ने फटाफट बॉम्ब गिरा दिया ईरान पे, वो कम होगा अगर ऐसा ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। इसराइल हैज ऑपरेटेड अंडर द एजम्पशन दैट ईरान कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू अटैक डिसिसिवली, ईरान जो है अटैक से रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता डिसिसिवली। अ न्यूक्लियर ईरान में फ्रीज द बैटलफील्ड मेकिंग लार्ज स्केल वॉर लेस लाइकली। न्यूक्लियर, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आता है तो बैटलफील्ड फ्रीज हो जाएगा, फिर कोई अटैक नहीं होगा ईरान के ऊपर। की पॉइंट्स इन फेवर डिक्रीजिंग रेजिलियंस ऑन प्रॉक्सीज एंड असिमेट्रिक वारफेयर। ईरान जो है, जो प्रॉक्सीज के भरोसे लड़ता रहता है ना, चाहे वो हमास के भरोसे हो, चाहे हाउथीज के भरोसे हो, चाहे हेजबुल्ला के भरोसे हो, इन सब पे अटैक जो इजराइल पे होते रहता है, अब वो डायरेक्टली अपने ऊपर रिलाई करेगा, है ना, डायरेक्टली वो अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स कुड मेक ईरान मोर कॉन्फिडेंट एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन डिस्टेबलाइजिंग टैक्टिक्स। इसराइल को डिस्टेबलाइज करने के टैक्टिक्स पे इसका जो डिपेंडेंस है वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कम हुआ 1998 के बाद, चाइना का कम हुआ 1964 के बाद, और सोवियत यूनियन का कम हुआ, है ना। तीनों का जो न्यूक्लियर मैचुरेशन है उसके वजह से ये तीनों और ज्यादा पीसफुल नेशन बनने लगे।
न्यूक्लियर मैचुरेशन हाइपोथेसिस क्या कहता है? वंस अ स्टेट गेट्स न्यूक्लियर वेपन्स इट बिकम्स मोर रेस्पॉन्सिबल एंड कॉशियस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैचुरेशन। आई रिपीट, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैचुरेशन। डायरेक्टली ये कीवर्ड आप अपने मेंस एग्जाम में यूज करना। डेटरेंस, डेटरेंस मतलब व्हेन टू स्टेट possess न्यूक्लियर वेपन्स बोथ फियर मैसिव रिटेलिएशन मेकिंग देम कॉशियस। दोनों क्या फियर करेंगे? मैसिव रिटेलिएशन के, दोनों के ऊपर क्या होगा? मैसिव रिटेलिएशन। दोनों क्या होंगे? और ज्यादा सावधान, है ना। यूएसएसआर, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? काउंटर आर्गुमेंट क्या कहता है? काउंटर आर्गुमेंट, अ न्यूक्लियर ईरान मेक्स द वर्ल्ड मोर डेंजरस। न्यूक्लियर ईरान जो है वर्ल्ड को और ज्यादा डेंजरस बना सकता है। ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या है? अलाउिंग ईरान टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन वुड अंडरमाइन नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर वेपन को फैलने से रोकना, वो अंडरमाइन हो जाएगा। ईरान के पास आ जाएगा, सऊदी अरेबिया भी चाहेगा उसके पास आ जाए, यूएई भी चाहेगा उसके पास आ जाए, आर्म्स रेस ट्रिगर हो जाएगा। रीजन का और ग्लोबल वोलेटिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट, यूएस ने जब न्यूक्लियर बनाया, फिर यूएसएसआर ने भी बनाया, यूके ने भी बनाया, फ्रांस ने भी बनाया, चाइना ने भी बनाया, चाइना ने बनाया तो इंडिया ने भी बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया। इसको क्या बोलते हैं? डोमिनो इफेक्ट, है ना। एक जैसे ये पत्थर पत्थर एक से ईंटें रहेगा, एक ईंट गिराओगे दूसरा ईंट गिरेगा, तीसरा ईंट गिरेगा, इसको क्या बोलते हो? डोमिनो इफेक्ट। इफ वन रीजनल पावर गोज न्यूक्लियर राइवल्स विल फॉलो टू मेंटेन बैलेंस, है ना। प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर का फैलाव बढ़ जाएगा। ट्रीटीज जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये अंडरमाइन हो जाएंगे। इफ ईरान एक्वायर्स न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट कुड परस्यू देयर ओन आर्सेनल्स। की पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर लाने से ईरान डेंजरस क्यों होगा? कोलैप्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स अंडरमाइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्रेडिबिलिटी, ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ रीजनल प्रोलिफरेशन। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इन सब का जो प्रोलिफरेशन है वो कम होगा। इम्बोल्डिंग प्रॉक्सीज एंड रिविजनिस्ट टैक्टिक्स, ईरान में फील प्रोटेक्टेड एंड एक्सपेंड सपोर्ट ऑफ फॉर मिलिशियाज। ईरान जो है मिलिशियाज के लिए सपोर्ट और ज्यादा दे सकता है। हेजबुल्ला जो है, हाउथीज जो है, हेजबुल्ला कहाँ पे है? लेबनान में, है ना। इजराइल के ऊपर क्या है? लेबनान, लेबनान में हेजबुल्ला मिलिशियाज है ना। हाउथीज कहाँ पे हैं? यमन में, यमन में हाउथीज हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? ईरान के साथ, है ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रॉक्सी मतलब डायरेक्टली वॉर नहीं करना, छोटे छोटे ग्रुप्स बनवा के वॉर करना। ग्रेट पावर रिलेशन जो है डिस्टेबलाइज होता दिखेगा। यूएस एंड इजराइल हैव वाउड टू प्रिवेंट अ न्यूक्लियर ईरान रिस्क इन कन्फ्रंट्रेशन। दोनों का, इजराइल का अटैक भी अभी ईरान के ऊपर, या यूएस का अटैक भी इसीलिए था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना है ना। जिससे कि अगर ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ग्लोबल पावर्स में और ज्यादा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकने के लिए 2015 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें ईरान था, जिसमें P5 कंट्रीज थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट कंट्रीज, और जर्मनी थी, है ना। इसको बोलते हैं JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान को एक न्यूक्लियर डील दिया गया था। न्यूक्लियर वेपन नहीं, सिविल न्यूक्लियर, ईरान उससे एनर्जी बना पाए। ठीक है, ईरान का न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, उसको लिमिट करने की कोशिश की गई थी कि तुम वेपन मत बनाओ, तुमको एनर्जी का कोऑपरेशन हम देंगे। इससे ट्रंप साहब जब पहली बार आए थे 2018 में, तो इससे एग्जिट हो गए। बोले कि नहीं नहीं, हम क्यों न्यूक्लियर का सपोर्ट देंगे ईरान को? बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। इसके बाद से JCPOA कोलैप्स होते ही न्यूक्लियर, ईरान जो है अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी को और ज्यादा इनरिच करना स्टार्ट कर दिया। तो JCPOA जैसे अगर अग्रीमेंट होते, है ना, जो कि टूथलेस बन गया, वीकनिंग अग्रीमेंट बन गया, तो शायद ईरान ऐसा नहीं करता। बैकग्राउंड में क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जब सारी कंट्रीज ने, यूएस ने, यूएसएसआर ने, यूके ने, फ्रांस ने, चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो सोचा अब किसी और कंट्री को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना है, फॉर एग्जांपल इंडिया वगैरह। तो एक ट्रीटी लेके आए जिसको बोला गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, की बाकी की कंट्रीज जो है अब न्यूक्लियर नहीं बनाएंगी, बदले में उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील, मतलब एनर्जी के लिए न्यूक्लियर डील साइन किया जाएगा। 1968 में ये ट्रीटी आती है, 1970 में इंप्लीमेंट होती है। इंडिया जैसी कंट्रीज को साइन नहीं करती हैं, पाकिस्तान भी साइन नहीं करती है, इजराइल भी साइन नहीं करती। ईरान ने साइन किया कि हाँ ठीक है भाई, हमें सिविल न्यूक्लियर डील दो, हम न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमें एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रही है। कंक्लूजन क्या है? While the logic of deterrence offers a theoretical case that a nuclear Iran might constrain reckless military adventurism,
है ना, रेकलेस मतलब केयरलेस। द रीजन्स हिस्ट्री ऑफ राइवलरी, इस पूरे रीजन में हिस्ट्री किसका है, राइवलरी का, सेक्टेरियनिज्म का, सेक्शन सेक्शन में इसराइल अलग, ईरान अलग, सऊदी अरेबिया अलग, ईरान अलग, एंड क्राइसिस मैनेजमेंट पूरे रीजन में वीक है, मेक्स द हाइपोथेसिस हाईली रिस्की। तो ये हाइपोथेसिस कि ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ये हाइपोथेसिस काफी रिस्की है। फ्रॉम बोथ अ नॉन प्रोलिफरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी परस्पेक्टिव, प्रिवेंटिंग ईरान न्यूक्लियराइजेशन रिमेन्स अ प्रायोरिटी, बट एनी सॉल्यूशन मस्ट ऑल्सो एड्रेस ईरान सिक्योरिटीज एंजाइटी। ईरान का भी सिक्योरिटी की एंजाइटी है कि उस पर इसराइल यूएस ने अटैक कर दिया, थ्रू क्रेडिबल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। क्रेडिबल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए जहां ईरान के भी जो भी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होते रहे, ठीक है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको आज के समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। कमेंट में बताइए कि आपने आज कौन कौन से कीवर्ड सीखे जो आप यूज करोगे अपने एग्जाम में, है ना।